हेलो प्यारे बच्चों, मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही सिंपल चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत लिमिटेड से आपको इसमें टॉपिक कवर करने हैं। अगर हम उन टॉपिक्स को गिने तो वर्नर थ्योरी हमें देखना है, हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें समझना है, आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन बनता है, एक हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बनता है और एक क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो सिर्फ 5 ही थ्योरी हमें यहाँ कवर करनी है और इन थ्योरी से हम सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस PYQ सीरीज में आज हम सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। बच्चों, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, एक है D और F ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमें बिल्कुल भी इन दोनों चैप्टर को एस्केप नहीं करना है। दोनों ही चैप्टर थ्योरेटिकल हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज रिलेटेड विद द वर्नर्स थ्योरी। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitate per mole of the compound. What is the structure formula of coordination compound? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आंसर निकल के आएगा वर्नर थ्योरी से। वर्नर थ्योरी ने यह कहा कि किसी भी मेटल की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल हो और सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारा एक कंपाउंड है CrCl3.6H2O, जब इसको सिल्वर नाइट्रेट से मिक्स किया जाए तो हमें AgCl के 2 मोल्स मिलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हैलाइड का टेस्ट होता है कि जब भी हैलाइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो AgX का PPT फॉर्म करता है। अगर क्लोरीन होगा तो AgCl बनेगा, ब्रोमीन होगा तो AgBr, आयोडीन होगा तो AgI। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने गिवन है? हमें 3 गिवन है, पर प्रेसिपिटेट कितने मोल बन रहे हैं? सिर्फ 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब जो क्लोरीन आयनाइजेबल है वो सिर्फ कितने हैं? 2, और 1 क्लोरीन जो है एज अ सेकेंडरी वैलेंसी काम करेगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CrH2O होल 6 Cl और 2 Cl यहां पे बाहर हो जाएंगे। अब क्रोमियम 6 से ज्यादा यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा नहीं पाएगा, तो H2O यहां कितने हो जाएंगे? 5। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितना होगा? 6। तो 5 H2O और 1 Cl। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो इस का बनेगा वो बनेगा CrH2O होल 5 Cl Cl2। ये Cl2 प्राइमरी वैलेंसी को जो आयनाइजेबल होगा, जिसे काउंटर आयन भी कहा जाता है, तो दिस Cl2 इज काउंटर आयन। ये वाले Cl और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये लिगेंड्स कहलाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फेयर कहा जाता है। क्रोमियम जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। इस तरीके से ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है यहां पे बन जाता है। नोट कर लीजिए इसे। तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है विद वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी हमें क्या बताता है? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिव वन केमिकल टेस्ट एज एन एविडेंस टू शो दैट CONH3 होल 5 ClSO4 एंड CONH3 होल 5 SO4 Cl। चलिए केमिकल टेस्ट की बात हो रही है।
तो फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहां पे सल्फेट एज अ काउंटर आयन है. इन द सेकेंड वन यहां पे क्लोराइड एज अ काउंटर आयन है. तो फर्स्ट वाले में काउंटर आयन यहां पे सल्फेट है और सेकंड वाले में यहां पे काउंटर आयन क्लोराइड है. तो जब भी क्लोराइड अगर काउंटर आयन है तो अभी हमने देखा हम किससे रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से. तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा AgCl का. क्या मिलेगा यहां पे, प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा AgCl का. बट अगर सल्फेट के लिए अगर हमें टेस्ट लगाना है तो थोड़ा सा क्लास 10th याद कीजिए, हम रिएक्शन कराते थे बेरियम क्लोराइड के साथ. तो बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो वहां पे क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेशन. तो यहां पे क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट जो है इट विल बी ऑब्टेन्ड एज वाइट प्रेसिपिटेशन. तो अगर क्लोरीन एज अ काउंटर आयन है तो हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करा के AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और अगर सल्फेट एज अ काउंटर आयन है तो हम BaCl2 का यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब इसको डालेंगे तो BaSO4 का हमें क्या मिलेगा, वाइट PPT मिलेगा. नोट कीजिए इसे. तो इसको हमें याद रखना है कि जब भी क्लोरीन और सल्फेट अगर यहाँ पे मिलेंगे तो क्लोरीन के लिए सिल्वर नाइट्रेट होगा प्रेसिपिटेशन के लिए, और सल्फेट आयन के लिए क्या होगा, यहाँ पे BaCl2 हम उसमें ऐड करेंगे. क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है. चाहे तो इसको हम पूरी तरीके से ऐसे लिख देते हैं कि ये आयनाइज होगा किस तरीके से, CONH3 होल 5 SO4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस. ये Cl माइनस जब AgNO3 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, AgCl. सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BaSO4. ठीक है. तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है, आपको NCERT में गिवन है. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन NCERT. तो सीधे सीधे NCERT का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट. देखिए बच्चों, जो डबल सॉल्ट होता है इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट. इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेरस अमोनियम सल्फेट. ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, जिसे मोहर सॉल्ट कहा जाता है. जिसका कॉमन नाम क्या है, मोहर सॉल्ट. फॉर्मूला अगर हम देखें तो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2. तो यहां आप देख सकते हैं सिर्फ दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, एक FeSO4 आयरन सल्फेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट. अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस. ये आयरन 2 और अमोनियम आयन में डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली. तो जो डबल सॉल्ट होते हैं दे डिसोसिएट इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस कंप्लीटली. बट जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लाइक हम एग्जांपल ले लें K4FeCN6, when they dissolve into the water
द क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो क्वांटिटी है वही आयनाइज होती है, बट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इट नेवर बी आयनाइज्ड। तो जो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स हैं इनमें कभी भी आयनाइजेशन नहीं होता। तो मेजर डिफरेंस जो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो यही है कि इन द केस ऑफ डबल सॉल्ट दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द फॉर्म ऑफ आयन, बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होती। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आए अगले क्वेश्चन पे। तो ये फर्स्ट 3 पेजेस से जो क्वेश्चन है, पहला पेज वर्नर थ्योरी का दिया हुआ है जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी की बात है, और सेकंड पेज पे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसे IUPAC नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यहां पे IUPAC नेम गिवन है और इनसे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेमिंग से बनाएंगे तो ये बड़ा ही आसान सा काम है। सबसे पहले जो नेम दिया होगा वो कैटायन और उसके बाद वाला जो है एनायन। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम ये एक मेटल का नाम है, तो ये एक सिंपल सा कैटायन है, और इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो यहाँ एनायन कॉम्प्लेक्स है और कैटायन जो है वो सिंपल है। तो सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं, Na, देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहां लिखा है ऑरेट। ऑरेट जो है वो होता है गोल्ड के लिए, तो क्या आ जाएगा यहां पे Au। देन डाई साइनाइडो, साइनाइडो मीन्स Cn लिगेंड और डाई है इसका मतलब हो गया 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पे 1, तो ये हो गया +1। साइनाइड पे होता है -1, तो टोटल कितना हो गया +1 +1 प्लस -2, +1 प्लस -2 मतलब कितना हो गया -1। तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे कितना आ रहा है -1, और सोडियम पे कितना होता है +1। इसका मतलब हमें सिर्फ कितने सोडियम चाहिए, एक ही सोडियम यहाँ पे हमें चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली बन जाएगा यहाँ पे Na, Au, Cn होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर। सेकेंड, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम 4 सल्फेट। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन कैसा है, सिंपल। तो सबसे लास्ट में सल्फेट लिखा है तो हम यहां क्या लिख देते हैं, SO4। अब क्या है, कौन सी मेटल है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के लिए क्या लिखा जाएगा, Pt। टेट्रा अमाइन मीन्स 4 अमोनिया, देखिए ये अमाइन है, अमाइन डबल एम, अमोनिया का डबल एम, इसलिए क्या हो गया NH3। क्लोराइडो मीन्स Cl। नाइट्राइटो N, इसको ऐसा थोड़ा सा लिख देते हैं, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N में हमेशा NO2 लिखा जाएगा। अगर ये नाइट्राइटो O होता तो इसे ONO लिखा जाता, क्या लिखा जाता, ONO। और लास्ट में क्या है, सल्फेट। देखिए सल्फेट पे पूरे पे चार्ज कितना होता है, 2-, मतलब यहां पे टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, 2+ आना चाहिए। देखते हैं यहां क्या है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है 4, अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड, क्लोरीन है -1 और NO2 होता है -1। तो 4 -1 मीन्स +2, मतलब यहां पूरे पे कितना है, +2, इसलिए यहां पे कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, इट विल बी Pt NH3 होल 4 Cl NO2 एंड SO4। नेक्स्ट है हमारा ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलिए इसको बनाते हैं। लास्ट में क्या है, क्लोराइड, तो यहां Cl लिख दिया।
क्रोमियम है मीन्स Cr, देन ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, मतलब एथिलीन डायमाइन की बात हो रही है और ये कितने हैं 3। तो ये हो गया Cr क्रोमियम के लिए, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन इन En3 और लास्ट में Cl। अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, तो ये हो गया 0, तो इस पूरे का मिला के कितना आया 3+। तो क्लोरीन पे तो 1 माइनस होता है, हमें कितने माइनस चाहिए यहाँ 3, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे Cl पे 3, तो ये 3 -3 और इस पूरे पे +3, तो ये क्या हो गए न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये क्रोमियम En होल थ्राइस Cl3। ठीक है, अगला देखें पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, ये हो गया पोटेशियम, जिंकेट मीन्स जिंक, टेट्राहाइड्रोक्सो मीन्स OH कितने 4 और जिंकेट। चलिए जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा 2, ऑक्जेलेट कितना होता है -1, तो 4 इंटू -1 -4 और +2 कितना हो गया -2, मतलब इस पूरे ब्रैकेट पे कितना है -2। एक पोटेशियम पे कितना होता है +1, तो हमें यहाँ कितना चाहिए +2, क्योंकि पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे -2 है, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए +2, तो यहाँ कितने पोटेशियम लगा देंगे हम 2, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली इट विल बी K2 ZnOH होल 4। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट, देखिए फिर ये पोटेशियम एल्यूमिनेट मीन्स एल्यूमिनियम, ट्राइऑक्सोलेटो मीन्स ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन को बेटा यहाँ पे C2O4 लिखा जाएगा। जब भी आपको C2O4 लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब किसकी बात हो रही है ऑक्सलेट आयन की। तो कितने हैं ट्राई, तो क्या हो गया यहाँ पे होल थ्राइस, और आखिरी में क्या है पोटेशियम। चलिए इसमें चार्ज निकालते हैं पहले, चार्ज कितना आया, एल्यूमिनियम दिया है +3, एक ऑक्सलेट पे होता है -2, ऑक्सलेट आयन क्या होता है COO- बॉन्ड COO-, तो एक ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होता है -2, ऐसे कितने हैं 3, तो 3 इंटू -2 कितना हो गया टोटल -6, -6 और +3 मिलके यहाँ कितना बन गया -3। अगर यहाँ टोटल -3 है, एक पोटेशियम पे +1 होता है, हमें कितने चाहिए +3, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे K3, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, इट विल बी K3 Al C2O4 होल थ्राइस। नेक्स्ट है हमारा डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3। देखिए कोबाल्ट डाइक्लोराइडो मीन्स Cl2, बिस मीन्स इथेनिन डायमाइन 2 है, कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, क्लोरीन पे होता है -1, तो 3 - 2 कितना हो गया +1, तो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ जाएगा +1। सिर्फ आपको चार्ज कैलकुलेट करके स्क्वायर ब्रैकेट पे रखना है और काउंटर आयन से उसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट है टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। चलिए कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट लिख लिया, टेट्रा अमाइन है मीन्स NH3 4, एक्वा वाटर को कहा जाता है तो आ गया H2O, क्लोराइडो Cl को कहा जाता है तो लिख दिया Cl, यहां लिख दिया NO3। चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे +3, तो यहां लिख दिया +3, अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन कितना है -1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया यहाँ पे 3 - 1 +2। एक नाइट्रेट पे -1 होता है तो यहां पे हमें कितने नाइट्रेट लिखने पड़ेंगे 2, तो क्या बन गया टोटल CO NH3 होल 4 H2O Cl एंड NO3 होल ट्वाइस।
ये क्या बन गया NO3 होल ट्वाइस, क्योंकि एक NO3 पे -1 होता है, -2 यहाँ हो जाएगा, इस पूरे पे +2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए अगला क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, कोबाल्ट डाइक्लोराइडो मीन्स Cl2, बिस इथेन 1,2 डायमाइन मीन En2 और लास्ट में Cl। चार्ज कैलकुलेट कर लें, कोबाल्ट पे कितना +3, क्लोरीन कितना -1, +3 और -2 कितना हो गया +1, तो यहाँ कितना चार्ज है +1, और एक क्लोरीन के कारण कितना होता है -1, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूट्रल। मीन्स क्या बन जाएगा फाइनली, ये CO Cl2 En होल ट्वाइस और Cl। ठीक है, तो ये सारे नेमिंग से हमने क्या कर लिया, IUPAC बना लिए। अगला डायमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम, देखिए प्लेटिनम, डायमाइन मतलब NH3 होल ट्वाइस, क्लोराइडो मीन्स Cl, नाइट्राइटो N मतलब NO2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें, प्लेटिनम है +3, अमोनिया 0, क्लोरीन -1, नाइट्राइट -1, तो +3 -2 कितना हो गया +1, मीन्स पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज कितना है +1। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट, तो ये हो गया पोटेशियम, निकलेट मीन्स Na, टेट्राक्लोराइडो मीन्स NiCl4। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताया है +2, क्लोरीन पे होता है -1, -1 इंटू 4 -4 और +2 -2, तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे है -2। यहां हमें क्या चाहिए +2, एक पोटेशियम पे +1, तो 2 लगा दें तो कितना हो जाएगा +2, तो क्या बन गया फाइनली K2 NiCl4। अगला चले, पेंटा अमाइन नाइट्राइटो नाइट्राइटो O कोबाल्ट, क्या बन जाएगा कोबाल्ट, पेंटा अमाइन मीन्स NH3 होल 5, नाइट्राइटो O मीन्स क्या बनेगा अब ONO, नाइट्राइटो N में क्या कर रहे थे हम NO2 लिख रहे थे, बट नाइट्राइटो O में क्या लिखेंगे ONO और स्क्वायर ब्रैकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का गिवन है +3, अमोनिया 0, ये -1, +3 -1 +2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा +2। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ आते ही नहीं है। आगे बढ़ें, अगला देखिए, ये ना थोड़ा सा इक्वेशन वाले फॉर्म को हमारा डिजिटल बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर से नेमिंग करना है। तो देखिए कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको इसके लिए, कि सबसे पहले कैटायन की नेमिंग होती है, उसके बाद एनायन की नेमिंग होती है। अगर कैटायन सिंपल है लाइक सोडियम पोटेशियम, तो जो नाम होता है वैसे ही लिख देंगे, बट अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में है, तो पहले सारे लिगेंड्स के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद अगर वो 20 ट्रिस डाई ट्राई हैं तो उसके जितने बार वो हैं वो लिखना है, लास्ट में मेटल का हमें इंग्लिश नेम लिखना है। बोले सर इंग्लिश नेम का मतलब क्या, जैसे आयरन के 2 नाम हैं, फेरस और आयरन, तो एफी फेरस जो है वो इंग्लिश ग्रीक नेम लेटिन नेम हो गया, और आयरन जो है वो इंग्लिश नेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जैसे सिल्वर अर्जेंटम, तो हमें सिल्वर ही लिखना है, कब, जब कॉम्प्लेक्स कैटायन में हो। पर अगर कॉम्प्लेक्स एनायन में आ जाए तो फिर आपको मेटल के जो भी लेटर जो उनके ग्रीक लेटिन नेम है वो लेटिन नेम हमें यूज करना है। फिर हम सिल्वर को सिल्वर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अर्जेंटम, और एनायन में जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के पीछे हम ATE लगाएंगे, क्या लगाएंगे ATE। देखिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ का साथ में। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और हमारा काउंटर आयन नेगेटिव है, तो पहले नाम किसका, लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में,
तो ये हो गया क्लोरो या क्लोराइडो, ये हो गया इथेन 1,2 डायअमाइन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ रहा है? सी। तो क्या लिख देंगे पहले? डाई क्लोराइडो, देन इथेन 1,2 डायअमाइन। Cr को कहा जाता है क्रोमियम। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ देते हैं और Cl2 क्या हो जाएगा? क्लोराइड। एक बात ध्यान रखिएगा, डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड कुछ नहीं लिखना है हमें, वो कितने भी हो, हमें सिर्फ क्या लिखना है? क्लोराइड। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जिसका भी निकालना है उसको x मान लिया। क्लोरीन हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, इन सबका सम 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा? x -2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, En न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0, और ये -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 4। तो क्या हो गया क्रोमियम यहाँ पे? 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्रोमियम क्या हो गया यहाँ पे? 4। अगला देखते हैं, सेम टू सेम हो जाएगा, बस क्रोमियम की जगह क्या आ गया है? कोबाल्ट। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? डाई क्लोराइडो बिस। अच्छा, यहां बिस लिखना भूल गया हूं मैं, बिस, क्योंकि इथेन 1,2 डायअमाइन, जब लिगेंड के खुद के नाम में डाई ट्राई आ जाए और वो फिर 2 या 3 बार आए तो फिर उसको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये कहा जाता है। तो इट विल बी बिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट और लास्ट में क्लोराइड। तो ये -1, ये 0, -2, तो कितना हो गया टोटल? 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया यहाँ पे? 3। अगला इसका नाम बनाते हैं। तो देखिए, ये साइनाइडो, ये एक्वा, ये एथिलीन डायअमाइन। तो सबसे पहले कौन? एक्वा। क्या नाम हो जाएगा? एक्वा। देन साइनाइडो, देन बिस इथेन 1,2 डायअमाइन, और सेंट्रल एटम कौन सी है हमारी? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। साइनाइड -1, ये 0, ये 0, और ये x। तो क्या हो जाएगा? x + 0 + 0 -1 इक्वल टू पूरे टोटल चार्ज कितना है? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया यहाँ पे? 3। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या बन जाएगा? क्लोराइडो, नाइट्राइटो N और एथिलीन डायअमाइन। तो इट विल बी क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायअमाइन नाइट्राइटो N। क्यों लिख रहे हैं N? क्योंकि ये क्या है? एक एम्बिडेंट लिगेंड है जो ऑक्सीजन तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन तरफ से भी कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन तरफ से करता है तो NO2 लिखते हैं, और अगर ऑक्सीजन तरफ से करता है तो ONO लिखते हैं। नाइट्राइटो N, देन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें। कोबाल्ट को मान लेते हैं x, ये हो गया 0, ये -1, ये -1, और ये इधर प्लस। तो क्या हो जाएगा? x + 0 -1 -1 टोटल इक्वल टू प्लस है, तो +1। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 3। तो कोबाल्ट यहाँ पे कितना है?
3। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। देखिए, यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? which have only one attacking side. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस एटसेट्रा। ये सारे क्या हो गए हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड which have two attacking side and attach simultaneously with central atom at same time। कि दो से ज़्यादा उसके पास अटैकिंग साइड है और दोनों अटैकिंग साइड से वो क्या है, सेंट्रल एटम से जुड़ता है। एग्जाम्पल जैसे देख लें कि एथिलीन डायमाइन क्या हो जाता है? एथिलीन डायमाइन CH2 NH2, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा NH2। तो सेंट्रल एटम से जो एथिलीन डायमाइन है वो क्या होगा, दोनों अटैकिंग साइड, दोनों नाइट्रोजन से साइमल्टेनियसली क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ क्या बन गई है, रिंग। तो इस चीज को चिलेटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिलेटिंग इफेक्ट। और इस चिलेटिंग इफेक्ट के कारण जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे लिगेंड जो चिलेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, उन चिलेटिंग लिगेंड्स के कारण, चिलेटिंग इफेक्ट के कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो एक से ज्यादा अटैकिंग साइड थी बट साइमल्टेनियसली अटैक एक साथ जुड़ चुका है। एक एग्जांपल और देख लें, ऑक्जेलिक एसिड COO माइनस COO माइनस। तो अगर साइमल्टेनियसली ये सेंट्रल एटम से अगर जुड़ जाए तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो अटैकिंग साइड होती हैं और एक साथ वो उन अटैकिंग साइड से मेटल से जुड़े, उसे क्या कहा जाता है, बाइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट, एम्बिडेंट लिगेंड। those ligands which have more than one attacking side but at a time they attach with only one side। एग्जाम्पल, NO2 N तरफ से जुड़ता है तो नाइट्राइटो N, O तरफ से जुड़ता है तो नाइट्राइटो O। साइनाइड C तरफ से जुड़ा तो साइनाइड, N तरफ से जुड़ा तो आइसोसाइनाइड। तो ये वो लिगेंड्स हैं जो क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए,
व्हाट इज मीन बाय चिलेटिंग इफेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल। अभी हमने डिस्कस करा कि जो लिगेंड्स सेंट्रल एटम से मोर देन वन अटैकिंग साइट से साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, वो जो रिंग बनाते हैं, दिस रिंग फॉर्मेशन इज नोन एज चिलेटिंग इफेक्ट। इस रिंग को ही क्या कहा जाता है, चिलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, हाउ कैन यू शो दैट complexes these are ionization isomers। देखिए क्या है, काउंटर आयन दोनों के डिफरेंट हैं, तो क्या होगा जब हम काउंटर आयंस को इनको एक्वियस सॉल्यूशन इनका प्रिपेयर करेंगे तो दिस कंपाउंड विल गिव सल्फेट as a counter ion, and this one give Cl minus as a counter ion. This sulfate counter ion reacts with BaCl2 and gives BaSO4, which is white PPT, and this Cl minus reacts with silver nitrate, gives AgCl as a white PPT। अब आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन क्या होता है, उस आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन के अंदर जो हमारे काउंटर आयंस हैं उन काउंटर आयंस को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो अगर हम काउंटर आयन का एक्सचेंज यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, Cl और SO4 को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो एक्सचेंज कीजिए जल्दी से, क्या बनेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। क्या होता है इसमें, हम इनको अगर एक्सचेंज करें तो अब क्या बन जाएगा, एक्सचेंज करते हैं, इट विल बी CO NH3 होल 5 Cl और यहाँ पे Cl, और यहां क्या हो जाएगा, CO NH3 होल 5 Cl अंदर और SO4 बाहर। यहां SO4 अंदर और Cl बाहर। तो अब जब हम यहां रिएक्शन BaCl2 से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अब जब हम यहां रिएक्शन AgNO3 से कराएंगे तो अब कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, लिगेंड को काउंटर आयन बना दिया है और काउंटर आयन को लिगेंड बना दिया है, इसलिए ये क्या है, दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। तो क्या करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर में, लिगेंड को काउंटर आयन और काउंटर आयन को लिगेंड बना के टेस्ट लगा लेते हैं, और अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब उनमें क्या है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ isomerism is shown by the complex CO-En whole twice Cl2 2+. Name the structure of isomers of this complex which is optically active। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, देखिए टोटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें तो कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे En कैसा है, डाइडेंटेंट लिगेंड है, तो यहां पे हम लिख देते हैं CO En
होल्ट वाइज Cl2 और यहाँ 2+। डाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए दो तरफ से जुड़ेगा, तो 4 बॉन्ड ये बनाएगा और 2 बॉन्ड ये बनाएगा। तो ये हो गया कोबाल्ट, ये En, ये En, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? ट्रांसफॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसका एक और क्या बन सकता है, जल्दी से बताइए। सिस फॉर्म। सिस में क्या होगा कि दोनों जो हैं वो एडजेसेंट कनेक्ट होंगे और ये हो गया इसका सिस फॉर्म। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया यहाँ पे? किस टाइप का आइसोमेरिज्म दिखा रहा है ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहला आंसर क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या बोल रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो वी नो वेरी वेल कि जो ट्रांस होता है, ट्रांस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो कौन सा होता है? सिस वाला। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? आपको यहां सिस लगाना पड़ेगा आगे, और क्या बनेगा? सिस डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डायअमाइन कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 0, ये -2, तो कितना बन जाएगा? 2+ है, यहाँ पे 2+ है, तो ये -2 और उधर गया 0 के तो +2, 2 और 2 4, तो यहाँ कोबाल्ट कितना हो गया? 4। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 4 बॉन्ड तो इथेन डायमाइन बनाएगा, डाइडेंटेड लिगेंड है और 2 क्लोरीन, तो एक सिस एक ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सिस वाला। ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ें। Out of cis PTEN2 Holtwise and trans PTEN2 Holtwise which one is optically active? तो अभी हमने देखा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बन जाएगा? PT Cl Cl, यहाँ En और एक En ऐसा, ये हो गया सिस। और अपोजिट अगर हम कर दें तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जहां भी सिमेट्री आती है वहां पे ऑप्टिकली एक्टिविटी 0 हो जाती है। हेलो एल्केन हेलोरिन्स में हमने पढ़ा है। तो ये हो गया उसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यही सिस्प्लेटिन कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है थेरेपी के अंदर, इसे सिस्प्लेटिन कहा जाता है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स? तो देखिए यहां दिख रहा है, क्या होगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा होगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो एक बार NCERT बुक से रीड करना है हमें डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनकी सारी डेफिनेशन को हमें रीड करना है। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है ना, आयन एक्सचेंज होता है, इन सबको हमें एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स दिस
देखिए ये एम्बिडेंट लिगेंड है, तो बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड जो आइसोमेरिज्म शो होता है वो कौन सा होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। थायोसाइनेट यहां पे लिखा हो जहां जो है एज ए लिगेंड है, तो HCN क्या है? थायोसाइनेट। अब अगर NCS हो जाता तो इट विल बी आइसोथायोसाइनेट। तो जब एम्बिडेंट लिगेंड होता है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म यहां पे आता है। बढ़े आगे। अगला आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें पढ़ना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमें पढ़ना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन sp3 dsp2, sp3 में टेट्राहेड्रल और dsp2 जो है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 एंड d2 sp3, दोनों ही केस में शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां से अब हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। हमें दिया है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा +2। आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s2 3d6। Fe2+ की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 3d6। मीन्स आयरन के पास जो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं वो है 3d, 4s एंड 4p। 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब यहां पे जो हमारा लिगेंड है वो है साइनाइड, और साइनाइड जो है उसमें डोनर एटम होता है कार्बन। तो देखा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं? जहां पे डोनर कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस हो। और वीक लिगेंड कौन से होते हैं? जिनमें डोनर हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर्स हों। तो ये वीक लिगेंड्स कहलाते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराता है। क्या कराता है? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग। और वीक कोई पेयरिंग नहीं कराता। तो यहां पे जो साइनाइड है, कार्बन डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग में? ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग करने के बाद क्या बचा? 1 2 3 4 5 6, ये 4s और ये 4p। अब बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? लिगेंड। कितने लिगेंड्स हैं? 6। तो कितने ऑर्बिटल हमें वेकेंट चाहिए? 6 ऑर्बिटल। तो पहला लिगेंड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? d के 2, एक s का और 3 p के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे? d2sp3। हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। देन क्या पूछा है? मैग्नेटिक कैरेक्टर। बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। जो निकाला कैसे जाता है? √n इंटू n प्लस 2, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमें वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखना है, उनकी पेयरिंग करानी है और इसे करना है। तो अब जब सारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स होते हैं उन्हें यहां लिगेंड अंदर वाले 3D में आया है, इसलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयर्ड हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। या क्या कहा जाता है? लो स्पिन। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि इनर ऑर्बिटल कौन है और आउटर ऑर्बिटल कौन है। ठीक है, तो ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमें निकालना है CONH3 होल थ्राइस और होल 6 3+। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ये X 0, तो क्या बन गया? X + 0 = 3, मीन्स X = 3। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s2 3d 7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्गन 4s0 3d 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से, एक d में से, तो क्या बन गया यहां पे? 3d 4s एंड 4p। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसा है? वीक या स्ट्रॉन्ग? अभी हमने देखा था कि कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो तो लिगेंड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग करा देते हैं, तो क्या बन गया यहां पे? 2 4 एंड 6। लिगेंड्स यहां से आना स्टार्ट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी D2sp3, ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक इन नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट 0। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट बताना है हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए। फर्स्ट COF6 3- एंड COEN3 3+। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का 6 - 3 तो कितना? +3। कोबाल्ट होता है 27, क्या बन जाएगा? ऑर्गन 4s2 3d7, CO+3 कितना बनेगा? ऑर्गन 4s0 3d6। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब यहां पे फ्लोरीन लिगेंड है, डोनर एटम है, तो फ्लोरीन कैसा है? वीक लिगेंड, तो अब पेयरिंग नहीं होगी, यहां पेयरिंग नहीं होगी। तो अब लिगेंड कहां से फिल होना स्टार्ट होंगे? यहां से L1 L2 L3 L4
और बाकी के लिगेंड बचे हुए कहाँ जाएंगे, डी में, L5 एंड L6। तो लिगेंड फिलिंग कहाँ से हुई है, S से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, S 3p और 2d sp3d2। ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब कैसा हो गया ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाला S फील हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। देन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में है तो हाई स्पिन होगा यहां पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें तो म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो √4 इंटू 4+2 कितना बन गया, √24, मीन्स लगभग 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट जो होता है वो क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि 25 का √5 होता है तो 124 तो 4.9। यहां बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब सीधे लिख रहा हूं क्योंकि कोबाल्ट यहां भी 3+ है, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन 4s0 3d6, देन 1 2 3 4 5 6, ये 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब यहां पे डोनर कौन होता है बेटा, एथिलीन डायनामाइन में डोनर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो डोनर इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है के स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जल्दी बताइए। अभी बताया था मैंने कि कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस अगर आ जाए तो कैसा है, वीक या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। और क्या कराएगा, पेयरिंग, तो पेयरिंग करा देते हैं। तो आफ्टर पेयरिंग क्या बन जाएगा यहां पे, 1 2 3 4 5 6। लिगेंड स्टार्ट कहां से होंगे, यहां से पहला लिगेंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक इन नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट 0। चलिए क्या बोल रहा है अगला, सब निकाल दिया हमने। मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि डाइडेंटेड लिगेंड है, तो बिकॉज ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ऑल्दो बोथ NiCl4 एंड NiCO4 हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायामैग्नेटिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार आना चाहिए एग्जाम में। चलिए बात करते हैं NiCl4 की। यहां 2- होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो कितना आएगा निकेल का, +2। तो निकेल एटॉमिक नंबर 28, ऑर्गन 4s2 3d8, क्या बन जाएगा, ऑर्गन 4s0 3d8। बॉन्ड बनाने के लिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, 4s एंड 4p। अब क्लोरीन जो है हेलोजन कैसे लिगेंड है, वीक, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, तो लिगेंड कहां से आना स्टार्ट होगा, यहां से L1 L2 L3 एंड L4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3 टेट्राहेड्रल,
एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है बेटा? क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 2 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना हो गया? √8 मीन्स 9 से कम तो 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन हम लिख सकते हैं। बात करते हैं NiCO4। यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 क्योंकि कार्बोनिल क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखाता है और उस सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? 0। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी एक पैरामीटर है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो चिलेटिंग इफेक्ट हो गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गया, ये वो फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब 28 का 28 ही रहेगा ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑर्गन। फोर एस टू 3d8 1 2 3 4 5 देन 4s एंड 4p। तो 4d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 और s में कितने हैं? 2। अब कार्बोनिल क्या है? कार्बन डोनर है, मतलब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा? पेयरिंग। देखिए क्या मजेदार चीज है यहाँ पे, ये पेयरिंग होगी और ये वैकेंसी खाली हो जाएगी तो ये दोनों उठ के कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा और एस यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। अब जो लिगेंड है वो यहाँ से आना फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या हो गया? sp3, बट ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायामैग्नेटिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बढ़े आगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why are low spin tetrahedral complexes rarely observed? बताइए जरा आंसर क्या होगा इसका। अभी हमने पढ़ा है लो स्पिन और हाई स्पिन, ऐसा क्यों होता है? लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स हमें क्यों रेयरली देखने को मिलते हैं? जल्दी से इसके क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए फटाफट से। जल्दी बताइए क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं हम थोड़ा बाद में, थोड़ा स्प्लिटिंग एनर्जी समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये भी पहले स्प्लिटिंग एनर्जी समझ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। चलिए अगला क्या है? क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल स्प्लिटिंग थ्योरी। ये देखा गया कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की हमने बात की, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी इस पूरे को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इस थ्योरी में जो बताया है कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लेन करने की ताकि आप फटाफट आंसर निकाल लें। देखिए होता क्या है कि डी ऑर्बिटल के 3 जो ऑर्बिटल हैं उनका ओरिएंटेशन और 2 ऑर्बिटल हैं उनका ओरिएंटेशन लगभग सेम होता है। जो डी एक्स वाई हैं वो सिचुएटेड होते हैं इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स। अब अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, वाई जेड है तो वाई जेड हो जाएगा और जेड एक्स है तो जेड एक्स हो जाएगा। मतलब 3 ऑर्बिटल कैसे हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। और 2 ऑर्बिटल कैसे होते हैं यहाँ पे? ऑन द एक्सिस।
तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, और ये बनता है dz स्क्वायर। तो दो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं और तीन ऑर्बिटल जो हैं वो इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब लिगेंड्स जो हैं, हमें पता है जितने एक्सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो लिगेंड्स सारे कहाँ सिचुएटेड है? 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है। तो जब ये लिगेंड्स बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं तो जो डीजनरेट ऑर्बिटल हैं डी के, डीजनरेट का मतलब जो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, उनकी डीजनरेसी क्या होती है? देखिए सीधी सी बात है कि जब लिगेंड बॉन्ड बनाने आएगा तो एटम एक्साइट होगा, और एक्साइट होगा तो एटम का एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ? एक्साइट होके जब लिगेंड बॉन्ड बनाने आता है तो इन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है? तो वो ऑर्बिटल जो लिगेंड के रास्ते में आते हैं, जहां से जिस डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑर्बिटल है तो रिपल्शन लिगेंड का क्या होता है? ऑर्बिटल पे सबसे ज्यादा होता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 90 होने के कारण सारे लिगेंड कौन से रास्ते से आएंगे? एक्सिस वाले रास्ते से आएंगे। कौन से रास्ते से आएंगे? एक्सिस वाले रास्ते से आएंगे। तो वो सारे ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड हैं उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। तो ज्यादा रिपल्सिव फोर्स किन पे लगता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो स्प्लिटिंग में ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और तीन नीचे हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है T2G और इन्हें कहा जाता है EG। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब इस पूरे को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कितने ऊपर गए? जितने ये नीचे आए, तो ये हो जाता है 3/5 डेल्टा O और ये हो जाता है 2/5 डेल्टा O। तीन नीचे आए हैं और दो ऊपर गए हैं, तो जितने ये नीचे आए हैं उतने वो ऊपर गए हैं, तो ये कितना हो गया? 2/5 और ये 3/5। इस तरीके से क्या होता है? ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो वो लिगेंड जो ऑर्बिटल के रास्ते में अप्रोच कर रहे हैं वो उस ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और उनकी स्प्लिट कर देंगे। अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो देखिए किस तरीके से लिख पाएंगे। क्या कहा हमने? दो ऊपर चले गए और नीचे तीन आ गए। अब जो भी मेटल है उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम यहां लिख लेते हैं। लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा तो कहानी कुछ और होगी और वीक होगा तो कहानी कुछ होगी। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो है हमें पता चल जाएंगे। देखिएगा, समझिएगा बेटा। अब यहां पे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को फील करने के लिए वही सारे रूल लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा, पेयरिंग तब तक नहीं करेगा जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फील ना हो जाए। अब अगर मेटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, तो बट ऑब्वियसली पहला इलेक्ट्रॉन तो यही आने वाला है। तो उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग के केस में भी 1 और वीक के केस में भी 1। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा यहां आएगा, उस केस में दोनों में इलेक्ट्रॉन 2-2। थर्ड के केस में भी दोनों में इलेक्ट्रॉन 3-3। अब चक्कर पड़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अब 4 में या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए या इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर ले। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो ऊपर जाने में भी उसको वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो लिगेंड स्ट्रांग होने के कारण स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझना, लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग लिगेंड ज्यादा रिपल्शन करेगा
और ज़्यादा रिपल्शन करने के कारण स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ लिगेंड इज स्ट्रांग, अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है, देन इलेक्ट्रॉन विल डू पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास दोनों में उसको मरना ही है, पेयरिंग करना है तो भी रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो वहां पे भी उसकी एनर्जी खर्च होनी है, और ऊपर जाना है तो भी एनर्जी खर्च होनी है। तो इलेक्ट्रॉन वो वहां जाना पसंद करेगा जहां पे उसकी एनर्जी कम खर्च हो। तो पेयरिंग करने में एनर्जी कम खर्च होगी। क्यों? क्योंकि अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा एनर्जी होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने पसंद नहीं करेगा। तो स्ट्रांग के केस में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 2। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, कितने हो गए, 1। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा, कितने हो गए, 0। ठीक है, अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्ट्रांग के केस में इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग कर लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या होगा कि अगर लिगेंड जो है वो कैसा है, वीक। लिगेंड वीक है, इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो गई, मतलब इतनी स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ लेस देन पी। देन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल गो एट हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा स्ट्रांग के लिए, यहां हटा देते हैं हम, कि 3 तक में तो कोई समस्या नहीं थी। अब चौथे केस में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 4। फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 5। अब तो नंबरिंग में उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो ये 4, 3, 2, 1 और 0। तो सिमिलरली ये सारे क्या हो जाएंगे, अब पेयरिंग करने लगेंगे। तो बस यहां से हम पता लगा सकते हैं कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। आई होप आप समझ पाए हैं, इसको नोट कीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसे। सेम टू सेम आप टेट्राहेड्रल में करेंगे, बट स्प्लिटिंग क्या होगा फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए जो स्प्लिटिंग बनेगा वो क्या होगा, अब T2G ऊपर चला जाएगा और Eg जो है वो नीचे आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में 109 का एंगल होता है, तो इन बिटवीन द एक्सिस और लिगेंड आएगा। तो इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड आएगा तो उन ऑर्बिटल्स को सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जहां पे बिटवीन द एक्सिस है। तो बिटवीन द एक्सिस कौन से हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो वो तीनों ऊपर चले जाएंगे रिपल्सिव फोर्स के कारण, और ये नीचे। फिर वही, ये कितना नीचे आया, जितना वो ऊपर चला गया, 3/5 डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, 2/5 डेल्टा टी। और ये स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या कहा है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर जो होता है वो होता है 4/9 डेल्टा ओ। इसको याद रखिएगा, उतार लीजिए इसे। बढ़े आगे। टेट्राहेड्रल के लिए आप कोशिश कीजिएगा इस मैनर में क्या बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पूरे स्प्लिटिंग एनर्जी ने क्या कहा, हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझा दिया। क्या है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ लिगेंड्स एंड मेटल आयंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ और ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। द सीरीज इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लिगेंड्स टू स्प्लिट द डी ऑर्बिटल एनर्जी। कौन डी ऑर्बिटल को कितना ज्यादा स्प्लिट करेगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो कौन डिसाइड करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
याद रखने का इसका एक तरीका होता है, इसको लिख लीजिए कि I, यहां लिख देता हूं, I बर्बादी सचिन क्लास से फरार, सचिन क्लास से फरार। ओह, ऑक्स पानी में नाचा, ओह ऑक्स पानी में नाचा। उड़ता अमोनिया, उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो, उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा हो गया? कार्बोनिल। और सबसे वीक लिगेंड कौन सा हो गया? I-। तो क्या हो गया? आयोडीन I, Br बर्बादी, थायोसाइनेट सचिन, Cl- क्लास सल्फाइड से फरार, हाइड्रोक्साइड ओह, ऑक्जेलेट ऑक्स वाटर पानी पता ही है, नाचा थायो आइसोथायोसाइनाइड थायोसाइनेट, EDTA एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड, उड़ता अमोनिया, अमोनिया ही है, इन एथिलीन डायमाइन साइनाइड और कार्बोनिल। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं। डिफाइन क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D4 आयन इफ डेल्टा O लेस देन P। देखिए डेल्टा O का मतलब क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होता था? Eg ऊपर और T2G नीचे। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे, Eg ऊपर। किसके लिए लिखना है बेटा? D4 के लिए। और डेल्टा O क्या हो गया? लेस देन P, मतलब पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है, लिगेंड कैसा है? वीक। पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम कब हो सकती है? जब लिगेंड कैसा होगा? वीक। और अगर वीक लिगेंड होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन धनाधन धनाधन कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना? T2G में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। बस आंसर इतना सही है। इतनी रामायण सिर्फ इतने से आंसर के लिए हम कर रहे हैं। तो क्या होगा आंसर? T2G3 Eg1। क्लियर है? अब अगर सेकेंड केस होता इसके लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P हो जाता। तो डेल्टा O ग्रेटर देन P में क्या होता है? इसको हम कॉपी कर लेते हैं। डेल्टा O डेल्टा O ग्रेटर देन P होता तो क्या होता? यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता, और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता? T2G4 एंड Eg0। तो कितना आसान है देखिए, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों केस बता दिए मैंने। चलिए देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया, ग्रेटर देन P यहीं सॉल्व कर दिया हमने इसको। तो क्या बन जाएगा आंसर? इट विल बी T2G4 एंड Eg0। चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे, देख लेते हैं क्या था। कि वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। तो इसका आंसर लिख लीजिए बेटा। ऐसा इसलिए होता है कि जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी are not large enough
टू फोर्स पेयरिंग। देखिए लो स्पिन में क्या होता है, लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, तो जब स्प्लिटिंग होता है तो वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती जो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा सके। इसलिए लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल में वो क्या होते हैं, रेयरली हमें दिखते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट लार्ज इनफ टू फोर्स द पेयरिंग। अगला था कि इट इज अ ग्रीन वेरेज सॉल्यूशन ऑफ दिस कलरलेस। देखिए बेटा यहां थोड़ी सी थ्योरी फिर समझा देता हूं। कि इफ any central metal atom having D1 to D9 electronic configuration, then it will be colorful. It will be colorful. And if any have D0 or D10, it will be colorless. Why it is so? क्योंकि स्प्लिटिंग जब होती है तो स्प्लिटिंग होने के बाद T2GeG बनता है। तो जैसे यहाँ पे सनलाइट किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हायर ऑर्बिटल में जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से वापिस नीचे लौट के आता है अपने एनर्जी लेवल पे तो वो फोटॉन की एनर्जी रिलीज करता है और वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। इसलिए जो कलर हम देख पाते हैं वो इस एनर्जी रिलीजिंग के कारण देख पाते हैं। इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है डीडी ट्रांजिशन। क्या कहा जाता है इसे, डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन तभी हो सकता है जब D1 से लेके D9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर D में 0 या D10 है तो ये हो नहीं सकता, डीडी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कि NiH2O होल 6 2+, यहां पे Ni देखें क्या है 28, ये 0, तो क्या बन जाएगा ऑर्गन 4s2 3d8। तो S से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन गया 4s0 3d8, तो D8 है। यहां पे कुछ मिसिंग है, देखते हैं क्या मिसिंग है। यहां होना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन हमारा मिसिंग है, यहां क्या होना चाहिए। तो चलिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ 2- मिसिंग है, ये 2- होना चाहिए। तो चलिए बेटा क्या हो गया, यहाँ पे 3d8, ये 4s और ये 4p। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब वाटर जो है इट इज अ वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होने के कारण वो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। वीक लिगेंड होने के कारण वो पेयरिंग नहीं कराएगा। बट यहां क्या होगा देखते हैं, इट इज NiCN4 2-, क्या बन जाएगा Ni, फिर 28, वही ऑर्गन 4s2 3d8, और यहां भी Ni 2+ है तो क्या बन जाएगा ऑर्गन 4s0 3d8। 1 2 3 4 5, ये 4s और ये हो गया 4p। तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। बट Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करा देगा, पेयरिंग। और पेयरिंग कराने के कारण यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
no unpaired electron. So dd transition is not possible. dd transition यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या होना चाहिए, D1 से D9 में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डी ट्रांजिशन में भी ये होना चाहिए। तो ये बच्चों हमारे PYQs थे सारे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग सारे पैटर्न हमने कवर कर दिए हैं। एक चीज और आप यहाँ पे पढ़िएगा, इस चैप्टर के लास्ट में NCERT में एप्लीकेशन पार्ट है, उस एप्लीकेशन पार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है ना, वॉकर प्रोसेस, कैंसर थेरेपी में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का होता है कंपाउंड, ठीक है, विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देन क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। थोड़ा सा इसको NCERT से स्टडी कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं। एक सेक्शन हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी लेके आएंगे, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि हम भी और अच्छे से आपको स्टडी कराएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।